हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में 22 बेहतरीन प्रश्न का कलेक्शन लेकर के आया हूं। अब 22 प्रश्न को किस तरह हल किया जाता है ये जल्दी में बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताने का प्रयास किया हूं। तो वीडियो को पूरा देखिए बिना स्किप किए, क्योंकि हर प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है। और अगर मेरे चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए, लिखा है एक आयताकार बगीचे की लंबाई 50 मीटर और चौड़ाई 40 मीटर है। इसमें 50 सेंटीमीटर लंबे तथा 40 सेंटीमीटर चौड़े पत्थर के टुकड़े कितने लगेंगे तथा 54 पैसे प्रति टुकड़े की दर से बिछवाने में कितना व्यय आएगा। देखिए, इस प्रश्न में दो प्रश्नों को शामिल किया गया है। एक तो पत्थर के टुकड़े कितने लगेंगे यह पूछा गया है। दूसरा 54 पैसे प्रति टुकड़े की दर से अगर उस आयताकार बगीचे में पत्थर लगवाया जाए तो कितना व्यय आएगा। व्यय यानी होता है खर्च, ठीक है। तो ये हमारे पास चार ऑप्शन है, ठीक। तो इस तरह जब भी प्रश्न आएगा तो देखिए, इसको थोड़ा चित्र से समझ लेते हैं। ये एक आयताकार बगीचा है और इस तरह पत्थर के टुकड़ों को लगाना है। तो आयताकार बगीचे का देखो लंबाई 54 मीटर और ये टुकड़े का लंबाई चौड़ाई सेंटीमीटर में है। तो जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा तो ये जो आयताकार जो भी बगीचा है या वर्गाकार बगीचा है उसके भी इकाई को ये सेंटीमीटर में है जो लगाया जा रहा है वो, तो उसको भी सेंटीमीटर बनाना है। तो क्या होगा देखो, 40 मीटर यानी कि सेंटीमीटर में 4000 सेंटीमीटर हो जाएगा, 50 मीटर यानी कि 5000 सेंटीमीटर। कैसे? जब भी मीटर को सेंटीमीटर बनाते हैं तो 100 से गुणा कर दिया जाता है। देखिए, मैंने यहाँ पर बताया है 50 मीटर यानी 5000 सेंटीमीटर, 40 मीटर यानी 4000 सेंटीमीटर, ठीक। तो इस तरह से कर लेना है। इसके बाद क्या करेंगे, देखिए पत्थर की संख्या जानना है, कितने पत्थर लगेंगे इस आयताकार बगीचे में ये जानना है। तो क्या करेंगे, इस आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल को जो पत्थर लगाया जा रहा है उसके एक पत्थर के क्षेत्रफल से भाग कर देना है। तो सिंपल सा इसका तो कितना पत्थर लगेगा इसकी संख्या हमको प्राप्त हो जाता है। तो देखिए, बगीचे का क्षेत्रफल माने क्या है, बगीचे का लंबाई और चौड़ाई। तो बगीचे का लंबाई कितना है जी, 50 मीटर, जिसको हमने सेंटीमीटर बदल के 5000 सेंटीमीटर लिख दिया है। और चौड़ाई है 40 मीटर, यानी जिसको सेंटीमीटर बदल के 4000 सेंटीमीटर लिख दिया। और ये एक पत्थर का लंबाई चौड़ाई, तो एक पत्थर का लंबाई कितना है 50 और सेंटीमीटर और चौड़ाई 40 सेंटीमीटर। देखो इकाई समान हो गया। अगर आप इसको हल करेंगे, देखो एक शून्य ऊपर, इधर से एक शून्य, इधर से एक शून्य, क्या बचा 5 चौक 20। तो इस तरह इसको कर सकते हैं, 5 एकम 5, 5 शून्य शून्य, 5 शून्य शून्य, इससे 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 शून्य शून्य, 4 शून्य शून्य, क्या मिला 100 गुणित 100। इसी को यहाँ लिख दिया हूँ मैं। तो 100 गुणित 100 करेंगे तो क्या आएगा जी 10,000। तो इस तरह 10,000 पत्थर लगेंगे, ठीक। अब एक प्रश्न का उत्तर मिल गया। अब देखें, चूंकि एक पत्थर लगवाने का खर्चा कितना है 54 पैसे, एक पत्थर लगवाने का खर्च है यानी व्यय है 54 पैसे, प्रश्न में लिखा है देखो। तो 10,000 पत्थर लगा ना पूरे बगीचा में, तो 10,000 पत्थर लगवाने का खर्चा एक नियम से अधिक यानी कि गुणा। तो 54 के साथ इसका गुणा करेंगे 10,000 का कितना आएगा, देखो यहाँ पर 10,000 का गुणा करोगे 4 शून्य है तो 4 शून्य आ जाएगा। अब देखो हमको क्या करना है, पैसे में मिला, अगर पैसे में पढ़े तो ये कितना हो रहा है देखो 5,40,000 पैसे। तो रुपये में बदलना है तो 100 से भाग कर देते हैं। तो इस तरह इसको हमने 100 से भाग किया तो कितना मिला 5,400 रुपये। तो यही है इस प्रश्न का आंसर, ठीक। कौन सा वाला, कितना व्यय आएगा। अब पहले तो हम यहाँ से जान गए हैं 10,000 पत्थर लगेंगे, अब व्यय कितना आया 5400 रुपये। तो इस तरह देखो कौन सा ऑप्शन में है, ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ठीक। अब देखिए, इसी प्रश्न को अगर शॉर्ट ट्रिक से बनाएं, क्योंकि भाई जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा हो या किसी भी तरह की परीक्षा हो, हमारे पास बहुत कम समय होता है।
तो ऐसे प्रश्नों को जल्दी बनाना है तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ बताया हूँ। देखो शॉर्ट ट्रिक में क्या करेंगे, किसी का भी जिसका भी क्षेत्रफल दिया है, बगीचा हो, खेल का मैदान, कुछ भी हो, तो उसके क्षेत्रफल को जो चीज़ लगाया जा रहा है, पत्थर लगाना है ना, तो पत्थर का जो इकाई है, पत्थर की लंबाई चौड़ाई का जो इकाई है, उस इकाई में बदल के क्षेत्रफल को तुरंत लिखो। तो देखो हमने सीधा, क्योंकि पत्थर की इकाई सेंटीमीटर में है, इसलिए बगीचे की लंबाई चौड़ाई को तुरंत उसी के समान इकाई में बदल कर लिख लेना है। तो तुरंत हमने 50 मीटर को 5000, 40 मीटर को 4000 लिख लिया। आइए तो सेंटीमीटर ही है। अब देखो ये चूंकि प्रश्न में रुपये में आंसर आया है, इसीलिए 54 पैसे को 0.54 रुपये, यानी इसको भी रुपये में बदल के लिख दिया। ठीक, इसके बाद क्या किया, इसको हल करोगे तो इस तरह 10,000 आता है, इसलिए तुरंत हो जाता है हल। 10,000 आएगा, 10,000 का गुणा 0.54 से करोगे तो कितना आएगा, 5400 रुपये। तो इस तरह अगर हल करते हैं तो मुश्किल से 1 मिनट का समय लगेगा। ठीक है, यहाँ पर देखने से लग रहा है काफ़ी लंबा चौड़ा प्रश्न है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी चाहे किसी कमरे में टाइल्स लगाने का प्रश्न आए, बगीचे में पत्थर लगाने का, या कहीं पर ईंट लगाने का भी प्रश्न ऐसा आता है, तो हमेशा उसमें जहाँ लगा रहे हैं उसका क्षेत्रफल ऊपर लिखेंगे और इकाई को बदल के लिखेंगे। ठीक है, नीचे में जैसा लिखना है उसी की इकाई में, उसके बाद जो गुणा भाग करके आता है वो उसकी संख्या होता है, पत्थर की या टाइल की या ईंट की। अब खर्च जानना है तो एक का खर्च कितना है, एक ईंटा या एक पत्थर या एक टाइल्स लगाने का, जैसे उसमें 54 पैसे दिया है तो उसके साथ गुणा कर दिया जाता है। अगर ऑप्शन में रुपया में आंसर दिया है तो फिर उसको रुपये में बदला जाता है 100 से भाग करके। ठीक, तो इस तरह से ऐसे प्रश्नों का हल किया जाता है। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसको ऊपर से दिखा देता हूँ। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखिए अगला प्रश्न लिखा है, एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 10 मीटर अधिक तथा उसका क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर है, तो आयत की लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही स्पेशल और सरल प्रश्न है, देखने से काफ़ी कठिन लगता है लेकिन सरल है। कैसे, चलिए बताता हूँ। देखिए यह हमारे पास 4 ऑप्शन है। यहाँ पर देखो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है जान रहे हो, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो ऐसे प्रश्नों को हम कैसे जान सकते हैं, ये केवल ऑप्शन से ही, केवल ऑप्शन से आसानी से हल कर सकते हो। क्या लिखा है देखो, क्षेत्रफल बराबर 200 वर्ग मीटर और जो लंबाई है वो चौड़ाई से 10 मीटर अधिक है। तो देखो लंबाई चौड़ाई उत्तर में प्राप्त करना है, लंबाई तथा चौड़ाई जानना है। तो ये ऑप्शन में 2 संख्या है देखो, तो इसमें से एक लंबाई है और एक चौड़ाई है ना। तो लंबाई चौड़ाई है और लंबाई चौड़ाई का गुणनफल क्या कहलाता है, क्षेत्रफल। यानी इसमें जो भी ऑप्शन में दिया है उनको गुणा करें तो ये क्षेत्रफल देखो 200 वर्ग मीटर दिया है, तो 200 आना चाहिए। तो देखो तो इनमें 20 और 10 का गुणा करोगे तो 200 आएगा ना। 15 25 का आपस में गुणा करोगे 200 आएगा क्या, नहीं आता। 10 15 का तो 150 होता है, 25 30 का 25 3 75 750 होगा। तो इस तरह देखें केवल ऑप्शन से ही पता चल गया कि भाई क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर है और प्रश्न में लंबाई चौड़ाई पूछा है, तो जो दिया है वो लंबाई चौड़ाई है और क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो जो ऑप्शन में दिया हुआ है उनका आपस में गुणा करके देखो। और दूसरा एक और चीज़ देखना है, क्या लंबाई चौड़ाई से 10 मीटर अधिक है, तो अगर इसको हम लंबाई मानते हैं तो ये चौड़ाई है, तो देखो 10 ज़्यादा है, ये भी 10 का कम ज़्यादा है, ये 5 ही का कम ज़्यादा है, ये 5 का कम ज़्यादा है। तो यहाँ स्पष्ट लिखा है ना, लंबाई चौड़ाई से 10 अधिक है, तो इसको लंबाई मानते हैं तो इसको चौड़ाई, तो देखो ये 10 ज़्यादा है और गुणा करने पर 200 आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन ए ही क्या है, इसका सही उत्तर है। ठीक, तो इस तरह का जब प्रश्न आता है तो केवल और केवल ऑप्शन की सहायता से आपको केवल क्षेत्रफल का अवधारणा और एक कम ज़्यादा कह रहा है उसको समझना है, फिर ऑप्शन को ही देख के बता सकते हो। ठीक, इसी चीज़ को मैंने यहाँ लिखा है देखो कि ऐसे प्रश्नों को ऑप्शन की सहायता से आसानी से बना सकते हैं। ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिनका अंतर 10 हो व गुणनफल 200 हो। तो बस इसी ऑप्शन में देखें, इनके बीच में अंतर 10 है और दोनों का गुणनफल 200 हो रहा है, मतलब यही क्या है, सही उत्तर है। ठीक, अब बाकी ऑप्शन देख लीजिए, गुणनफल 200 आ ही नहीं रहा है। ठीक है, आप देखते हैं
इसी का दूसरा विधि देखें। माना कि आयत की चौड़ाई 100 मीटर है, इसका लॉन्ग ट्रिक बता रहा हूँ। माना कि आयत की चौड़ाई 100 मीटर है तो लंबाई क्या होगा, प्रश्नानुसार 10 मीटर अधिक है तो 100 प्लस 10 होगा। ठीक, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। अब आयत का क्षेत्रफल लिखे उस तरफ 200 वर्ग मीटर लिखेंगे क्योंकि प्रश्न में दिया हुआ है, और लंबाई 100-10 और चौड़ाई 100। ठीक, इसके बाद क्या करना है, 200 का गुणनखंड लिखना है। इस 200 का गुणनखंड लिखना है। कैसे लिखेंगे, देखो 200 का क्या क्या गुणनखंड होता है। 1 का 200 से गुणा करेंगे तो 200 मिलता है, 2 का 100 से गुणा करने पर, 4 का 50 से, 8 का 25 से, 10 का 20 से। ठीक, इसके बाद उल्टा आ गया, देखो उल्टा कैसे, इसी को 20 को इस तरफ लिख दिए, 10 को इधर, फिर 25 को इधर लिख दिए, 8 को इधर। तो इस तरह यहीं तक हमारा क्या है, गुणनफल। ये बस अब इनमें से हमको देखना है कि ऐसा कौन सा गुणनखंड मिला जिसका आपस में अंतर 10 है, क्योंकि 10 का छोटा बड़ा है लिखा है लंबाई। तो देखो 10 और 20 का अंतर 10 है, बाकी 200 के जितने भी गुणनखंड हैं इनको आपस में घटाकर देखो, इनका अंतर 10 नहीं आता। इनमें से आता है क्या, नहीं आता। तो इस तरह वह संख्या क्या है, 10 और 20 है। जो संख्या बड़ा है उसको लंबाई मानेंगे, जो संख्या छोटा है उसको चौड़ाई मानेंगे। ठीक, चलिए अब पढ़ते हैं अगले प्रश्न को। चलिए पढ़ते हैं प्रश्न। यदि 3 कुर्सियां 4 कुर्सियों के क्रय मूल्य के दर पर बेची जाती है तो लाभ का प्रतिशत कितना होगा। देखिए शॉर्ट ट्रिक है इसका, बहुत ही सुंदर शॉर्ट ट्रिक है। जब भी इस तरह का प्रश्न हो, इसमें देखिए कहीं पर भी क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य नहीं दिया है, केवल वस्तु की संख्या दिया है। यानी 3 कुर्सियों को 4 कुर्सी के क्रय मूल्य के दर पर बेचा गया। तो इस तरह का जब प्रश्न दिया हो और लाभ प्रतिशत ज्ञात करना हो तो याद रखें ये वस्तु का जो अंतर है, यानी इसमें वस्तु की जगह कुर्सी दिया है तो कुर्सी का अंतर को अंश में लिखना है। जैसे यहाँ 4 ऋण 3 यानी कि 4 कुर्सी खरीदा गया था और 3 कुर्सी को बेचा गया, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे। ठीक है, तो इस तरह 4 ऋण 3 हो गया। नीचे में क्या लिखना है, विक्रय कुर्सी की संख्या, कितना कुर्सी बेचा गया। यहाँ पर कुर्सी के जगह में और दूसरे प्रश्न में कुछ भी सामान का नाम लिखा जा सकता है। ठीक है, तो आपको नीचे में लिखना है कितना सामान बेचा गया, कितना वस्तु बेचा गया। तो यहाँ लिख दिए 3 कुर्सी बेचा गया, देखो 4 कुर्सियों के क्रय मूल्य के दर पर, तो 3 लिखेंगे। और चूंकि जान रहे हो लाभ प्रतिशत निकालते हैं तो 100% से गुणा करते हैं, तो 100% से गुणा कर देंगे। देखो 4 में से 3 गया 1, 4 में से 3 घटाए 1, नीचे में 3 है। अब देखो 100 को 3 से भाग करना है, तो 100 को 3 से भाग करेंगे तो क्या मिलता है, 33 सही 1/3%। यही क्या है, इस प्रश्न का आंसर है। देखो कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक, आशा समझ में आ गया होगा। करना क्या है, तुरंत कर सकते हो, तुरंत यहीं पर आप लोग, ये सब करने की भी जरूरत नहीं है। जब जल्दी जल्दी बनाओगे, देखो 3 कुर्सी को बेचा 4 कुर्सी के क्रय मूल्य के दर पर, तो यहीं पर घटा के सीधा 1 लिख दो, हो गया। कितने को बेचा उसको लिखना है ऐसे, और तुरंत 100% के साथ गुणा कर देना है, आ जाता है 33 सही 1/3%। क्लियर, तो इस तरह इसको बनाया जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न लिखा है 5.45 किलोग्राम के बराबर है। सिंपल सा काम है, किलोग्राम को ग्राम में बदलना है। और आप लोगों को बता दूं ये किलो मायने ही होता है 1000। तो जब भी किलोग्राम को ग्राम में बदलना है तो जो संख्या दिया है उसके साथ क्या करना है जी, 1000 का गुणा कर दिया जाता है। तो चलिए जानते हैं। देखिए 1 किलोग्राम माने क्या होता है, 1000 ग्राम। तो 5.45 किलोग्राम को ग्राम में बदलना है तो एक एक नियम से जान रहे हो, एक का पता हो अधिक का जानना है तो गुणा कर देते हैं। तो इस तरह 1000 और 5.45 का गुणा किए, क्या आया, देखो 5,45,000। अब चूंकि देखो दशमलव लगा है 2 अंकों के बाद, इस तरह 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे, क्या बन गया अंतिम 5450 ग्राम। ठीक, तो इस तरह से
किलोग्राम वाले सवाल को जिसे ग्राम में बदलना रहता है, दिया गया जो संख्या उसके साथ 1000 का गुणा कर लेना, दशमलव में है तो उतने अंकों के बाद इधर से दाएं से बाएं की ओर दशमलव लगा देना। ठीक, इस तरह उत्तर मिल जाता है। तो यही है इसका सही उत्तर। कौन से ऑप्शन में है? देखो ये ऑप्शन डी में। आशा है समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एक विद्यालय में कुल 400 विद्यार्थियों की दर्ज संख्या है, जिसमें से 3/20 बच्चे सोमवार को अनुपस्थित थे। अनुपस्थित थे का मतलब होता है नहीं आए थे। उपस्थित बच्चों में से 1/5 बच्चों ने खेल में भाग लिया। उस दिन कितने उपस्थित बच्चों ने खेल में भाग नहीं लिया? ये प्रश्न में पूछा गया है। काफ़ी घुमावदार प्रश्न है, लेकिन एक एक करके हल करते जाएंगे। देखिए, विद्यालय की कुल दर्ज संख्या कितना है प्रश्न में दिया है, 44 बच्चे, 44 विद्यार्थी। अब सोमवार को अनुपस्थित कितने थे? देखो लिखा है 3/20, तो दर्ज संख्या यानी कुल कितने बच्चे हैं उसी का 3/20 अनुपस्थित थे। तो दर्ज संख्या कितना है जी? 400 का माने गुणा 3/20। इसको हल करेंगे, कैसे हल करेंगे? 1 0 1 0 कटा, 2 1 कम, 2 2 ने 2 शून्यम, 20 गुणित 30, तो 20 दिया 60, यानी 60 बच्चे क्या हो गए? अनुपस्थित हो गए। तो अनुपस्थित 60 बच्चे हैं, तो 400 में से 60 बच्चे घटा देंगे तो उपस्थित मिल जाएगा। अतः उपस्थित बच्चे यानी कि दर्ज संख्या में से 60 घटा दो, ये लोग नहीं आए थे, तो कितना आ गया? 340 बच्चे उपस्थित थे। अब खेल में भाग लिए बच्चे, तो जो भी बच्चे उपस्थित थे उन्हीं का 1/5। प्रश्न में लिखा है ना, उपस्थित बच्चों में से 1/5 बच्चों ने खेल में भाग लिया। तो भाई उपस्थित बच्चे कितना मिला हमको? 340। अब का माने गुणा, अब 1/5। अब 340 का 1/5 निकाले कैसे? 5 1 कम 5, 5 6 30, बचा 4, तो 40 हो गया। तो 5 8 40, कितना आया? 68। 68 एकम 68, यानी कि 68 बच्चे खेल में भाग लिए। अब अतः खेल में भाग नहीं लिए, प्रश्न में तो यही पूछा है ना, कितने उपस्थित बच्चों ने खेल में भाग नहीं लिया? तो खेल में भाग कौन नहीं लिया? उपस्थित बच्चों में से जो बच्चे खेल में भाग लिए उनको घटा देंगे। तो 340 उपस्थित थे और 68 बच्चे खेल में भाग लिए थे, तो उसको घटाएंगे तो क्या मिला? 272। इस तरह 272 बच्चे खेल में भाग नहीं लिए थे। यही इस प्रश्न का आंसर है। देखो कौन से ऑप्शन में है? 272 सी ऑप्शन में। यही इस प्रश्न का आंसर है। ठीक, तो सिस्टमेटिक ढंग से क्रम से निकालते जाएंगे तब आसानी से उत्तर तक पहुंच सकते हैं। आशा है यह भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। किसी संख्या को जब 12, 24, 48 तथा 60 से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक दशा में क्रमशः 5, 17, 41 तथा 53 शेष बचता है। वह संख्या है। देखिए, इस तरह का जब भी प्रश्न आएगा तो सबसे पहले क्या करना है, ये जो संख्या दिया है और उनके क्रमशः शेष फल दिए हैं, इनको आपस में ऐसे घटा लेना है। और घटाएंगे तो एक चीज़ बता दूं, इस तरह घटाने पर ये जो संख्या है ना हमेशा बराबर ही मिलता है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न में सबको घटाकर देखने की भी ज़रूरत नहीं है। एक दो संख्या को देख लो कितना बच रहा है, जैसे 12 में से 7, जैसे 12 में से 5 गया 7 बच रहा है, मतलब सभी को घटाने पर 7 मिलेगा, ये भी निश्चित हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह घटा लेंगे। उसके बाद क्या करना है, ये जो संख्या दिया है 12, 24, 48, 60, इनका निकालेंगे लघुत्तम समापवर्त्य अभाज्य गुणनखंड विधि से, या आप जिस विधि से भी निकालना जानते हैं लघुत्तम समापवर्त्य, उस विधि से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ऊपर दी गई संख्या का लघुत्तम समापवर्त्य निकालेंगे और फिर उसी में से ये जो अंतर राशि आया है उसको घटा देंगे, तो तुरंत प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। ठीक है, तो देखिए जब मैंने इसका लघुत्तम समापवर्त्य निकाला तो इस तरह गुणनखंड प्राप्त हुआ, क्या 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5। अब इस तरह गुणनखंड प्राप्त हो तो देखो उसको जल्दी से कैसे गुणा कर सकते हैं। देखिए 2 दिया हो और 5 दिया हो अभाज्य गुणनखंड में, तो ये दोनों संख्या हो तो उन दोनों का पहले गुणा कर लो, तो 2 पंचे 10।
अब बचा क्या ये संख्या, तो इसका आसानी से कर सकते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। अब 24 का 10 से गुणा करना बिल्कुल सरल, 24 दहम 240। तो ये हो गया 12, 24, 48 व 60 का लघुत्तम समापवर्त। मैंने क्या कहा, लघुत्तम समापवर्त निकालने के बाद ये जो 7 मिला है उसको घटाना है। तो 240 में से 7 घटाएंगे, क्या मिला, 233। यही क्या है, इस प्रश्न का आंसर है। देखो कौन सा ऑप्शन में है, बी। ठीक, तो इस तरह से ऐसे प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, आशा है यह प्रश्न भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए प्रश्न लिखा है, एक लड़का 1200 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार खेत के 4 चक्कर करने में यानी लगाने में 2 घंटे 24 मिनट का समय लगाता है। लड़का किस गति से दौड़ रहा है? तो सबसे पहले जैसे ही आप लोग ये प्रश्न पढ़ेंगे तो ध्यान देना, गति पूछा गया है और गति को ही एक और शब्द बोला जाता है चाल। और चाल शब्द सुनते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि चाल माने होता क्या है, तो दूरी बटे समय। और प्रश्न में समय दिया है, प्रश्न में समय दिया है 2 घंटे 24 मिनट। ठीक, और ऑप्शन को देखो, समय घंटा में दिया है। इससे पता ये चलता है कि 24 मिनट को भी घंटा बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए कैसे हल करेंगे इस प्रश्न को जानते हैं। देखिए लिखा है 1200 मीटर भुजा वाले वर्गाकार खेत। तो ये मान लीजिए एक वर्गाकार खेत है जिसकी भुजा है 1200 मीटर। तो 1200 मीटर एक भुजा है, वर्गाकार होने की वजह से सभी भुजा 1200 मीटर का होगा। ठीक, अब देखें एक चक्कर का अर्थ क्या है, खेत का 4 चक्कर लगाया ना, तो एक चक्कर बराबर कितना दूरी होगा। तो एक चक्कर मतलब यहाँ से खेत में चारों तरफ ऐसे घुमा, तो ये क्या हुआ जी, खेत का परिमाप हो गया। किसी भी आकृति के चारों भुजाओं के माप को क्या बोलते हैं, परिमाप। तो इस तरह खेत का अगर एक चक्कर लगाता है यानी कि वो खेत का परिमाप हो गया। तो खेत का परिमाप क्या होगा, तो वर्गाकार खेत है इसलिए वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणित भुजा। तो एक भुजा की लंबाई 1200 मीटर, तो 4 भुजा है ना, तो इसलिए कितना हो गया 4800 मीटर। यानी कि एक चक्कर लगाने पर 4800 मीटर दूरी तय करता है वह लड़का। तो 4 चक्कर लगाने पर ऐकिक नियम से 48 गुणित 4 तो 19,200 मीटर हो गया। चूंकि ऑप्शन में स्पष्ट रूप से लिखा है उत्तर किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो हम क्या करेंगे, सीधा मीटर में जो उत्तर आया है उसको किलोमीटर में बना लेंगे। और तो मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 1000 से भाग करते हैं। तो इस तरह 19,200 को हमने जब 1000 से भाग किया तो 19.2 मिलेगा। करना क्या रहता है, 1000 और सैकड़ा के बीच में दशमलव लगा दो, तुरंत बन जाता है किलोमीटर। अब देखो 4 चक्कर लगाने में समय प्रश्न में दिया हुआ है। अब यहाँ जो 24 मिनट लिखा है उसको हमको घंटा बनाना है। तो कैसे घंटा बनाएंगे, देखो 24/60 कर देंगे। 12 दूनी 24, 12 पंचे 60। इस तरह 2 घंटे, अब ये मिल गया 2/5 घंटे। अब ये सही बटा में है तो इसको तोड़ लेते हैं, 2 पंचे 10, 10 2 12, 12/5 घंटे। ये हमको समय मिल गया। अब देखो यहाँ से दूरी मिल गया, यहाँ से घंटे में समय मिल गया, सूत्र में सीधा मान रखेंगे तो ये हो गया दूरी 19.2 किलोमीटर, घंटा है 12/5 घंटे। अब देखो जब बटे चिन्ह के नीचे भिन्न हो तो इसको उल्टा करके गुणा कर देते हैं। तो इस तरह 12/5 क्या हो जाएगा, 5/12। ये दशमलव वाली संख्या, दशमलव हटाने के लिए दशमलव के बाद एक अंक है तो नीचे एक जीरो बढ़ा दिए, हो गया, बढ़ गया। अब 192 का 5 से गुणा होगा तो 960 आएगा, बटे 192, 0 0 कट गया, 12 एकम 12, 8 क्या आया 8। यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है जी, उस लड़के का गति है। ठीक, देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक, आशा है यह प्रश्न आप लोग समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो एक बार फिर रिपीट करके देख सकते हो। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए लिखा है यदि 546 गुणित 3.25 बराबर 1774.5 हो तो 5.46 गुणित 32.5 का मान ज्ञात करो। ये हमारे पास 4 ऑप्शन है। प्रश्न को ध्यान से देखो, 546 लिखा है, 5 4 6, इसमें भी 5 4 6 लिखा है।
यहाँ देखो 3.25, इसमें भी देखो 325, इनमें जो अंक का प्रयोग किया गया है वही अंक इसमें भी है। तो इसमें और इसमें अंतर क्या है? केवल और केवल दशमलव का। इसमें 3.25 यानी कि इधर से 2 अंकों के बाद दशमलव लगा है। इसमें देखो 546 है तो इसमें 546 जैसा ही तो अंक लिखा है, लेकिन दशमलव 5 और 4 के बीच लगा देने के कारण ये 5.46 पढ़ रहे हैं। तो केवल दशमलव का अंतर है। और जब इस तरह का प्रश्न आता है तो इसको हल करके देखने की ही जरूरत नहीं है, केवल दशमलव लगाने का नियम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो, यहाँ पर मैंने कुछ नियम को लिखा है। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए दशमलव चिन्ह के बाद के अंकों की संख्या को गिनकर हल किया जाता है। अब दशमलव के बाद के अंकों की संख्या को कैसे गिनते हैं देखो, यहाँ लिखा है 546 गुणित 3.25 बराबर 1774.5। यहाँ पर देखो प्रश्न में जिसमें गुणनफल दिया है, दशमलव के बाद कितना अंक है? 1, 2, इसमें तो एक भी नहीं है, 2 अंक है। और गुणनफल में दशमलव के बाद 1 अंक है, यानी कि इसमें 2 है, अब इसमें 1 है, 1 कम है, 1 कम अंक है दशमलव के बाद गुणनफल में। इसमें देखें तो दशमलव के बाद 1, 2 और इस पे 1, तो कुल मिला के 3 अंक है इसमें दशमलव के राइट साइड यानी कि दायां तरफ। तो 3 अंक है तो इसमें 2 अंक होना चाहिए। ऊपर में देखो 2 अंक है दशमलव के बाद, तो उत्तर में दशमलव के बाद 1 अंक है। इसी तरह इसमें दशमलव के बाद कुल 3 अंक है, 1, 2, 3, तो उत्तर में दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए। तो कहाँ पर लगेगा? ये। तो यही क्या है? इस प्रश्न का आंसर है। क्या किए? केवल दशमलव के बाद अंकों की संख्या को गिने, उसी के आधार पे पता चल जाता है। ठीक, तो देखें कौन सा ऑप्शन में है, ये ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर है। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। कोई संख्या 11 से भाज्य है तो उसके सम एवं विषम स्थानों के अंकों का अंतर होगा। इसके लिए क्या करेंगे? 11 के कुछ गुणज लिख लेते हैं। देखो 33, 55, 110, 121 क्या है जी? 11 के गुणज है। अब देखो जो पहले नंबर पर लिखा है उसको बोलेंगे पहला, और दूसरे नंबर पर लिखा है उसको दूसरा अंक। तो 1 विषम अंक है, 2 सम अंक है। प्रश्न में कहा गया है सम और विषम स्थान के अंकों का अंतर पूछा है। तो पहला नंबर पे लिखा है वो विषम स्थान है, दूसरा नंबर पे जो अंक लिखा है सम स्थान है। तो इनको आपस में घटाना है, तो 3 और 3 को घटाओगे क्या मिलेगा? 0। इसी तरह इनको भी घटाएंगे 0। इसमें देखो ये सम स्थान, ये विषम स्थान, पहला नंबर पर लिखा है वो विषम स्थान है, दूसरा पे सम, तो घटाएंगे देखो 0 ही तो आएगा। इसको देखें तो ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, तीसरा नंबर। ठीक, तो पहला और तीसरा विषम स्थान हुआ, तो 1 और 1 को जोड़ेंगे 2, और सम स्थान में 2, 2 और 2 घटाएंगे क्या मिलेगा? 0। तो इस तरह क्या पता चला कि कभी भी 11 के कोई भी भाज्य संख्या लिखोगे और उसके सम स्थान में जो अंक लिखा है और विषम स्थान पे जो अंक लिखा है उसको आपस में घटाओगे तो 0 ही मिलता है। ठीक, यहाँ पर एक और उदाहरण लिखा हुआ देखो, 59,367 को 11 से अगर भाग करना है, ठीक है, तो विभाजित होगा कि नहीं? ये विभाज्यता का नियम पर आधारित प्रश्न है। तो मान लो ये संख्या विभाजित होगा कि नहीं ये जानना है। तो ये देखो सम विषम सम विषम सम, तो सम विषम के स्थान पर जो अंक है उसको जोड़ते हैं। तो देखो 5, 3, 8, 8, 7, 15, इसको जोड़ो 9, 6, 15, तो 15 से 15 घटाए 0। तो इस तरह ये सिद्ध हो गया कि ये संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ठीक है, आप लोग करके देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। राजू ने 6.40 प्रति दर्जन के हिसाब से 2 दर्जन केले खरीदे, 12.50 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से 3 किलोग्राम अंगूर खरीदे एवं 1.50 रुपये प्रति नग के हिसाब से 9 सेब खरीदे। यदि उसके पास 75 रुपये हो तो कितने रुपये बचेंगे? अब देखियो इतना रुपया वो पकड़ के गया था दुकान बाजार, अब इतना सारा सामान खरीदा तो कितना कितना का खरीदा ये जानेंगे। ठीक है, तो राजू ने केला कितना खरीदा? प्रश्न में देखो क्या लिखा है, प्रति दर्जन 6.40 रुपये। प्रति दर्जन माने
1 दर्जन, तो 1 दर्जन का है 6.40 रुपये। तो उसने केला खरीदा कितना, देखो 2 दर्जन। तो एक एक नियम से 2 दर्जन का तो उसे गुणा कर देंगे, कितना मिला 12.80 रुपये। ठीक, उसके बाद अंगूर खरीदे, तो अंगूर का देखो लिखा है प्रति किलोग्राम 12.50, तो 1 किलोग्राम का 12.50 रुपये। तो कितना खरीदा उसने, 3 किलोग्राम। तो 1 का जान रहे हो तो 3 का जानना है तो गुणा कर देते हैं 1 का भाव से। तो क्या आएगा, 12.50 का 3 से गुणा करेंगे 37.50 रुपये। ठीक, अब देखें सेव, तो उसने सेव कितना खरीदा, सेव, एक सेव का भाव है 1.50 रुपये। ठीक, एक सेव का भाव कितना है 1.50 रुपये। तो 9 सेव खरीदा, तो 1 से अधिक का जानना है तो गुणा, तो कितना आया 13.50 रुपये। अब कुल कितने का सामान खरीदा, तो देखो यहाँ पर 12.80 रुपये का केला खरीदा, 37.50 रुपये का अंगूर खरीदा, 13.50 रुपये का उसने सेब खरीदा। तो टोटल इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है 63.80 रुपये। अब वो पैसा लेकर कितना गया था, वो पैसा लेकर गया था 75 रुपये, उसमें से 63.80 रुपये के खरीद लिया। तो क्या करते हैं जी, पैसा लेकर जाए रहते हैं, जो खरीदेंगे वो कम होगा ना तो घटाएंगे। तो 75 में 63.80 घटाए क्या मिला 11.20 रुपये। तो इतने रुपये उसके पास बचा। ठीक, तो देखिए ऑप्शन में कहाँ पर दिया हुआ है, ये ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ठीक, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एक सवारी गाड़ी एक रेलवे स्टेशन से एक माल गाड़ी के चलने के 5 घंटे बाद प्रति घंटे की एक निश्चित चाल से चलकर मालगाड़ी को 3 घंटे में पकड़ लेती है। यदि मालगाड़ी का चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटे है तो सवारी गाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। देखिए चित्र से थोड़ा समझते हैं। ये मालगाड़ी है, मालगाड़ी 5 घंटे चला, लिखा है ना सवारी गाड़ी के रेलवे स्टेशन से एक मालगाड़ी के चलने के 5 घंटे बाद चला। तो मालगाड़ी 5 घंटा चल गया, चला तो यहाँ तक पहुँचा, उसके बाद ये सवारी गाड़ी निकला तो ये 3 घंटे में मालगाड़ी से आगे हुआ। तो 3 घंटा ये और चला होगा, 5 घंटा पहले निकला था सवारी गाड़ी से और 3 घंटा बाद ये सवारी गाड़ी मालगाड़ी से पार हुआ, तो ये 3 घंटे और चला। यानी कि मालगाड़ी कुल कितने घंटे चला, 5 3 8 घंटे चला। ठीक, तो इस तरह दूरी बराबर क्या होता है जी, दूरी बराबर होता है चाल गुणित समय, चाल गुणित समय। तो इस तरह मालगाड़ी का हमको चाल भी पता है, यहाँ लिखा है ना मालगाड़ी का चाल, तो चाल का समय से गुणा कर दिए तो क्या मिला 360 किलोमीटर। तो इस तरह यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है 360 किलोमीटर। ठीक, उसके बाद देखें सवारी गाड़ी, तो सवारी गाड़ी 3 ही घंटा चला, 3 घंटा में इससे पार हो गया। तो सवारी गाड़ी 3 घंटा चला और यहाँ से यहाँ की दूरी यहाँ से हमको पता चल गया 360 किलोमीटर। इस तरह सवारी गाड़ी के चलने का समय 3 घंटे हुआ। इस तरह सवारी गाड़ी का चाल क्या होगा जी, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी कितना मिला हमको देखो 360 किलोमीटर, और गाड़ी और सवारी गाड़ी चला कितना घंटा 3 घंटा। तो 3 से भाग करेंगे, देखो 3 1 कम 3, 3 12 36, 3 0 0, तो 120 किलोमीटर प्रति घंटा सवारी गाड़ी का चाल निकल कर आया। ठीक, कौन से ऑप्शन में है, देखो ये ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए प्रश्न लिखा है 24 एवं 36 के सभी उभयनिष्ठ गुणनखंडों का योग। काफी कठिन प्रश्न है, घुमावदार है, थोड़ा ध्यान से देखो। 24 व 36 के सभी उभयनिष्ठ गुणनखंड लिखा है, तो पहले तो 24 और 36 का गुणनखंड लिखेंगे, तो इस तरह हम गुणनखंड लिख सकते हैं। उसके बाद क्या कर रहा है उभयनिष्ठ गुणनखंड, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड छाटेंगे। उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों में हो, देखो 1 2 3 4 ये 6 और ये 12। ठीक, तो यही क्या है दोनों के गुणनखंड में है, तो उनको अलग से छांट लेंगे। अब कह रहा है गुणनखंडों का योग, तो ये जो उभयनिष्ठ गुणनखंड मिला इसको आपस में जोड़ेंगे, तो जोड़ने पर कितना मिला 28।
यही क्या है इस प्रश्न का आंसर है। देखो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। ठीक, क्या किया हमने, पहले 24 और 36 का गुणनखंड लिखा, फिर उभयनिष्ठ गुणनखंड को छांट के लिखा और छांट के लिखने के बाद इनको योग कर दिया, तो जो मिला यही इस प्रश्न के आधार पे आंसर हुआ। ठीक, आशा समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। 1.5 निम्न में से किसके बराबर है। यहाँ पर देखो ऑप्शन में प्रतिशत में संख्या लिखा है, प्रश्न में दशमलव रूप में। इसका मतलब क्या हुआ कि इस दशमलव रूप वाली संख्या को हमको प्रतिशत वाली संख्या में बदलना है। और आप लोगों को बता दूं, चाहे पूर्णांक संख्या हो या दशमलव वाली संख्या हो, प्रतिशत में बदलने के लिए हमेशा उसका 100% से गुणा किया जाता है। ठीक, तो इसका 100% से गुणा करेंगे क्या आएगा, देखो 150.0%, तो दशमलव के बाद शून्य है उसको नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। क्या मिला, 150%। ठीक, कौन सा ऑप्शन में है, देखो सी, यही इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। किसी संख्या के 2/3 को उसी संख्या के 7/3 से घटाया जाए तो परिणाम उस संख्या से 2 अधिक प्राप्त होता है, वह संख्या है। तो देखो क्या करेंगे, एक सामान्य वाला विधि से इसको हल करेंगे। माना कि वह संख्या x है, तो संख्या का 2/3 यानी कि 2/3 बराबर क्या होगा, तो संख्या का माने गुणा 2/3 माने 2/3, तो x का 2/3 से गुणा करोगे क्या मिलेगा, 2x/3। संख्या का 7/3 लिखा है, तो संख्या माने x माने है, का माने गुणा 7/3, तो गुणा करो क्या मिलेगा, x का 7/3 से 7x/3। अब लिखा है संख्या से 2 अधिक है, लिखा है ना संख्या से 2 अधिक, तो संख्या से 2 अधिक का संकेत कैसे बनेगा, 1 - 2, संख्या से 2 अधिक, अधिक यानी (2). ठीक, अब प्रश्न कह रहा है कि संख्या के 7/3 भाग से संख्या के 2/3 भाग का अंतर यानी घटाव संख्या से 2 अधिक है। देखो हमने प्रश्न को संकेत रूप में लिख दिया, बस अब इसको हल करना है। 3 हर में 3 3 है, तो लघुत्तम 3 ही रहेगा। अंशों को आपस में घटा देंगे, 7x में से 2x घटा 5x/3। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, 5x/3 बराबर x/2 मिला। अब देखो x का मान जानना है, तो 3 को क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, तो 3 ये पूरे संख्या के साथ इसके साथ गुणा होगा, तो 3 का x से गुणा हुआ 3x, 3 का 2 से गुणा हुआ 3 दूनी 6। अब 5x बराबर 3x/6 मिला। x का मान जानना है इसलिए x वाले को पक्षांतर करेंगे इधर, तो 3x इधर आएगा तो धन है इसलिए ऋण हो जाएगा, तो 5x में से 3x घटेगा तो क्या मिलेगा, 2x, इधर क्या है 6। x का मान जानना है इसलिए 2 को पक्षांतर करेंगे, गुणा में इसलिए भाग होगा, इस तरह 6/2 मिला, 2 1 कम 2 तिया, कितना उत्तर आया 3। तो यही 3 क्या है इस प्रश्न का आंसर है, यानी कि वह संख्या क्या है जी, 3 है। देखो कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए लिखा है, एक अंडे की टोकरी के 1/3 यानी कि 1/3 जिसे बोला जाता है भाग टूट गए तथा 3/5 भाग अंडे बेच दिया गया, शेष अंडों की संख्या 15 है, तो कितने अंडे टूटे, ये पूछा गया है। देखिए टूटे कितने, 1/3, प्रश्न में लिखा है 1/3 भाग टूट गए, और बेचे कितना 3/5, तो दोनों को सबसे पहले जोड़ लो। ठीक, तो दोनों को जोड़ेंगे कितना उत्तर मिला, देखो इसका लघुत्तम 15, तो 5 एकम 5, 3 तिया 9, तो 9 5 14/15। इस तरह के प्रश्नों को आप लोगों को बताया हूँ। यहाँ पर से हमें कितना भाग बचा ये पता चलता है, तो 15 में से 14 भाग टूट गए और बेचे में चले गए, तो 1 भाग बचा। अब यही 1 भाग क्या है जी, 15 है, लिखा है ना शेष अंडों की संख्या 15, तो 1 भाग कितना मिला 15। तो प्रश्न में क्या पूछा है, कितने अंडे टूटे, तो टूटे अंडे कितने हैं, देखो यहाँ पर टूटे वाले में यहाँ पर क्या आया है 5, तो यहाँ पर जोड़ते समय इस तरह लघुत्तम निकालने के बाद यहाँ जब जोड़ेंगे ना, तो यहाँ अंश में लिखे रहेंगे उतने भाग टूटे हैं, अब बेचे वाला 9 है। अगर बेचे वाले अंडों की संख्या पूछता तब ये 15 का गुणा 9 से करते, अगर टूटे वाला का पूछा तो 5 से करेंगे। तो इस तरह ये 1 भाग का मान जान गए कितना 15, तो टूटे अंडे कुल कितने भाग हैं
5 है, तो 15 पचे 75 अंडे क्या हो गए, टूट गए। ठीक, इस तरह से हम ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। देखिए इसी प्रश्न को चित्र विधि से कैसे जानेंगे। देखिए ये कुल अंडों की संख्या है। चित्र में देखो 1/3 भाग छायांकित है, तो 1/3 भाग टूटा हुआ है। प्रश्न में फिर क्या लिखा है, 3/5 भाग बेच दिया गया। तो इसको फिर इस तरह से चित्र बनाएंगे। ठीक, ऐसे 3/5 भाग करेंगे ऐसे। तो ये देखो 5 भाग में से 3 भाग को गिनेंगे, कितना डिब्बा आया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी हम ये पूरे को 3/5 भाग किए। ठीक है, तो कितना 9 डिब्बा आया, यानी कि 9 भाग को क्या किया उसने, बेच दिया। तो 9 भाग इसमें से छायांकित करेंगे जो कोरा है। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4 5, यानी 5 भाग ऊपर का हो गया, ये 5 हो गया, और इसमें का 4 भाग। अब बचा कितना देखो, 1 भाग। अब 1 भाग बचा और इसमें संख्या, शेष अंडों की संख्या कितना लिखा है, 15, यानी 1 भाग में 15 अंडे हैं। कितने अंडे हैं, 15 अंडे। अब प्रश्न में पूछा है टूटे हुए अंडे कितने हैं, तो देखो टूटे हुए अंडे कितने भागों में हैं, 1 2 3 4 5, तो कुल मिलाकर सभी में 15 तो होगा ना। तो 15 पचे कितना हुआ जी, 75। इस तरह 75 अंडे टूट गए। तो चित्र विधि से भी आप आसानी से ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। 8, 26, 39 तथा 104 का लघुत्तम समापवर्त यानी कि एलसीएम है, ये प्रश्न में पूछा गया है। तो क्या करेंगे, सिंपल सा काम, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। अभाज्य गुणनखंड निकालने का विधि जानते हो, सबसे पहले 2 से जो विभाजित होता है उसको भाग करते हैं। अब उसके बाद जब कोई भी संख्या 2 से विभाजित नहीं होता तो 3 से करते हैं। इस तरह अभाज्य गुणनखंड ज्ञात किया जाता है। इसको विस्तार से नहीं बताऊंगा, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद हमें ये अब जो अभाज्य गुणनखंड मिला उसको गुणनफल के रूप में लिखते हैं। ठीक, इस तरह पहले इसको कर लिए, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, इसको गुणा किए तो 13 3 39, और 39 और 8 का गुणा किए तो 312। तो इस तरह 312 क्या हुआ, ये जो 4 संख्या दिया हुआ है 8, 26, 39, 104, इसका लघुत्तम समापवर्त है। देखो कौन सा ऑप्शन में है, बी, यही इसका राइट आंसर है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। 5.162 भागित 145। तो यहाँ क्या करना है, दशमलव वाली संख्या को भाग करना है। कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले यहाँ भाग करेंगे। भाग करने का नियम क्या है, 145 को 5.162 से भाग करने का इस तरह नियम है, जो उससे उसमें लिख करके भाग करेंगे। तो क्या करेंगे जी, देखो 145 का अगर एक बार भी पहाड़ा पढ़ते हैं तो 5 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 0 बार पढ़ेंगे। ठीक, तो घटाए तो क्या बचा, 5, फिर एक शेषफल उतारे, अभी भी 51 ही बना है, तो भी 0 बार पढ़ना पड़ेगा। तो फिर 0 घटाए तो फिर 51 बचा, उतारे 6, अब 516 बना। तो अब 145 का हम पहाड़ा पढ़ सकते हैं। तो 145 का 3 बार पहाड़ा पढ़ोगे तो ये आएगा 435, घटाओगे तो बचेगा 81, उतारेंगे 2, और 145 का 5 बार पहाड़ा पढ़ने से 725 आता है। इस तरह शेषफल क्या बचा, 87। ठीक, तो इस तरह एक विधि है हल करने का, उत्तर मिल गया हमको 0.035, यह हो गया। अब दूसरा विधि देखो जो बहुत ही सरल है। दूसरा विधि क्या कहता है, इस तरह संख्या लिख लिया हमने, भाग को बटे के रूप में लिख लेंगे। क्या करेंगे, भाग को बटे के रूप में लिख लेंगे। अब देखो यहाँ पर दशमलव को हटाना है, तो दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद 3 अंक है, इसमें एक भी नहीं है, तो दशमलव के बाद नीचे एक भी नहीं है, तो इसमें 3 जीरो बढ़ाएंगे, क्योंकि ऊपर दशमलव के बाद 3 अंक है, तो इस तरह 3 जीरो बढ़ा दिए। अब दशमलव को यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब जब इस तरह लिख लिए तो ये देखना है इसमें देखो कितना अंक है, 4 अंक है, और इसमें देखो 6 अंक है। कितना अंक है, 6 अंक है, यानी कि 2 अंक ज़्यादा है। कितना अंक ज़्यादा है, 2 अंक ज़्यादा है। तो याद रखो नीचे में अगर 2 अंक ज़्यादा रहेगा तो इसका मतलब दशमलव के बाद एक जीरो आना निश्चित है। ठीक, अगर दशमलव के बाद 2 अंक रहेगा तो दशमलव के बाद 2 अंक रहेगा, दशमलव के बाद ठीक एक ही जीरो आएगा। और ऑप्शन में आप लोग देखो दशमलव के बाद एक जीरो केवल एक ही ऑप्शन में है, वो है ऑप्शन बी। तुरंत जान सकते हो कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक, देखिए यहाँ लिख भी दिया हूँ, इस प्रकार अंश में 4 अंक हो
और हर में 6 अंक हो तो दशमलव के बाद एक जीरो होगा। दशमलव ठीक दशांश वाला स्थान में एक जीरो होता है। ठीक, अगर यहाँ पर 3 अंक अधिक होता तो दशमलव के बाद 2 जीरो होता, यानी एक अंक कम। यानी यहाँ पर देखो नीचे में 2 अंक ज़्यादा है ऊपर से तो दशमलव के बाद एक जीरो आता है। 3 अंक रहेगा तो 2 जीरो आता, 4 अंक रहता तो दशमलव के बाद 3 जीरो आता। ठीक, तो इस नियम को समझो, फिर आसानी से ये सब भाग करने की जरूरत नहीं है। बस इस नियम को जानता है कि नहीं, ये जांचने के लिए ये प्रश्न बनाया गया है। ठीक है, देखते साथ हम यहाँ चुटकी में 2 सेकंड में हल कर सकते हैं इसको। समझ आ गया मैंने क्या कहा? चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। 3 इंच 1 फीट का कितना प्रतिशत है? देखो, आप लोगों को पहले यह जानना है कि 12 इंच बराबर 1 फीट होता है। कितना होता है? 1 फीट। अतः 3 इंच 1 फीट यानी कि 12 इंच का कितना प्रतिशत है, इसको गणितीय संकेत में बदलते हैं। देखो, 3 इंच बराबर 12 इंच का कितना प्रतिशत, माने प्रश्नवाचक कितना की जगह में प्रतिशत माने बटे 100 हो गया। हमने क्या किया, ये जो प्रश्न लिखा है ना उसको इस तरह संकेत में बदल दिया। लिखा है ना 3 इंच, कॉमा लिखा है तो कॉमा की जगह में क्या लिखो, बराबर का चिन्ह। 1 फीट का, 1 फीट यानी 12 इंच का माने गुणा कितना, प्रश्नवाचक चिन्ह प्रतिशत बटे 100। अब देखो क्या करेंगे इसको, अब 100 गुणित 3/12 क्यों लिखा? देखो ये कितना का मान हमको जानना है, तो 12 इधर पक्षांतर होगा तो गुणा में है, भाग होगा। 100 भाग में है वो गुणा में हो जाएगा। तो इस तरह इसको हल किए, क्या आया देखो, 3 एक कम 3, 3 चौक 12, तो 4 से भाग करोगे 100 को क्या आता है, 25%। इस तरह उत्तर आ गया 25%। देखो कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक, चलिए देखते हैं अब दूसरा विधि। देखिए दूसरा विधि क्या है इसी प्रश्न को हल करने का। तुरंत जिसका मान जानना है, जिसको प्रतिशत में बदलना है, उसको लिखेंगे अंश में। और किसका हिस्सा है करके पूछा गया है, 1 फीट का, तो 1 फीट को लिखेंगे नीचे। अब देखो ऊपर इंच में लिखा है, फीट में तो अलग अलग इकाई है ना, तो नीचे को भी ऊपर जैसे ही इकाई वाला बनाना है। तो 3 इंच लिखा है तो 1 फीट में कितना इंच, 12 इंच ऊपर बताए हैं, तो 3 इंच बटे 12 इंच। अब इंच बराबर हो गया। इसका प्रतिशत निकालना है तो 100% से गुणा, जान रहे हो भिन्न हो या कोई संख्या हो प्रतिशत में बदलते हैं तो 100% से गुणा करते हैं। अब 3/12 का 100% से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, देखो 3 एक कम 3 चौक, तो 4 से भाग करोगे 100 को, 25%। यही इस प्रश्न का आंसर है। ये है इसका शॉर्ट ट्रिक। समझ आ गया? चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न लिखा है, कौन सी राशि 11 वर्ष में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1860 रुपये हो जाएगी। ठीक, तो कभी भी कोई राशि इतना हो जाएगी लिखा रहता है ना, समझ जाना वो क्या होता है, मिश्र धन होता है। ऐसे प्रश्न को हल करने का बेहद शानदार तरीका है। चलिए देखिए, आप लोगों को इस तरह लिख लेना है, मूलधन दर गुणित समय बराबर ब्याज, इस तरह मिश्र धन। ठीक, अब इस तरह लिखने के बाद क्या करना है, मूलधन को मान लो 100, हमेशा मूलधन को क्या मानना है 100। दर प्रश्न में दिया है 5%, समय दिया है 11। तो याद रखो ये दर और समय का गुणनफल यानी गुणा करोगे वही ब्याज होता है, तो 5 11 55 ब्याज हो गया। अब मिश्र धन प्राप्त करना है तो 100 मूलधन को माने हो, ब्याज 55 हुआ, तो दोनों को जोड़ दो, 155 मिल गया मिश्र धन। इसी को पहले आपको समझना है। समझ गए? पहले ऐसे लिखना क्रम से, मूलधन दर गुणित समय बराबर ब्याज, उसके बाद मिश्र धन। तो ये तो प्रश्न में दिया है, मूलधन को मानना है, इस तरह दर और समय का गुणा करोगे वो ब्याज है, अब ब्याज और जो 100 माने हो मूलधन उसको जोड़ोगे तो मिश्र धन है। अब प्रश्न में देखो मिश्र धन दिया है 1860, क्या दिया है 1860, तो बस ये प्रश्न में जो 1860 दिया है, ये जो 100 मूलधन मानने पर जो मिश्र धन बना, इसी से ये जो प्रश्न में दिया है उस मिश्र धन को भाग करना है। तो देखो कैसे करेंगे, 1860 को 155 से भाग करो, क्या मिला 12। अब इसी 12 से ही हमको ये जो मूलधन माने हैं 100, हमको कौन सी राशि, यानी कि मूलधन तो पूछा गया है ना, तो जो भागफल मिलेगा उसका गुणा ये जो मानने वाला लाइन में लिखे हैं उससे करना है। तो मूलधन कितना माने 100, तो इस 100 का गुणा 12 से कर दिए, क्या मिला 1200। यही क्या है, इस प्रश्न का आंसर है।
ऑप्शन ए में ये दिया हुआ है। ठीक, अब सूत्र विधि देखो, सूत्र विधि से कैसे बनाते हैं। सूत्र विधि कहता है अगर आपको मूलधन जानना है तो मिश्र धन का गुणा करो 100 से। ठीक, उसके बाद दर और समय का गुणा करके धन 10 लिखना है हर में। तो देखो 1860 प्रश्न में दिया है मिश्र धन गुणा 100, ये सूत्र का है। फिर 5 गुणित 11 ये दर है 5 और समय 11, दोनों का गुणा करके इसमें 100 जोड़ना है। तो इस तरह देखो कर लेंगे, ये पहले जोड़ेंगे 5 4 55 हो गया और ये धन 100 करेंगे तो 155 हो गया 155। इस तरह इसके बाद क्या मिलेगा देखो, इसको आपस में कटाएंगे तो इसको जब आपस में कटाओगे तो 155 155 ये 12 बार में कट जाता है तो 12 गुणित 100 1200 आएगा। तो ये विधि थोड़ा कठिन विधि है, ये सूत्र आता रहेगा तब जानेंगे आप, लेकिन ये ऊपर में जो समझाए हैं ये विधि सबसे सरल विधि है, सबसे सरल विधि है। इसमें बस इस तरह करना रहता है, 100 मानोगे मूलधन, प्रश्न में दर और समय दिया है उसका गुणा करोगे ब्याज बनता है, इन दोनों का गुणा, इन दोनों का योग करोगे मिश्र धन मिल गया। 100 मानने पर प्रश्न में जो मिश्र धन दिया है उसको इससे भाग करना, भागफल मिलेगा उसका गुणा मूलधन से यानी कि 100 से। ठीक, उत्तर आ जाता है। आशा है समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए देखते हैं प्रश्न, निम्न को सरल करने पर प्राप्त होगा 7/10 ऋण 6/7 बड़ा कोष्टक में 2/3 धन 5/12 ऋण मंझला कोष्टक 3/4 ऋण छोटा कोष्टक के अंदर 3/2 ऋण 5/4 छोटा कोष्टक बंद मंझला कोष्टक बंद बड़ा कोष्टक बंद। ये बोडमास के नियम पर आधारित प्रश्न है, सरलीकरण से संबंधित प्रश्न को इस तरह लिख लेना है। क्या करेंगे, बोडमास का नियम कहता है सबसे पहले छोटा कोष्टक के अंदर जो भी संख्या दिया है उसको हल किया जाता है। ठीक, तो देखो दो भिन्नों का घटाव दिया है, हल करेंगे लघुत्तम 4, इसको 4 बनाना है तो 2 से गुणा, तो 2 से गुणा इसका भी करेंगे, 3 दूनी 6, ये तो 4 ही है तो 5 एक कम 5, 6 में से 5 गया 1 यानी कि 1/4 मिला। अब छोटा कोष्टक हल हो गया, अब 1/4 मिला इसको हल करने पर, तो छोटा कोष्टक हट गया तो क्या बचा, इधर मंझला कोष्टक इधर ऋण 3/4। अब ये मंझला कोष्टक के अंदर को हल करेंगे तो लघुत्तम दोनों का समान है तो 4 ही आएगा, ऊपर को अंशों को, हर जब समान हो तो अंशों को घटा देते हैं तो 3 में से 1 गया 2, क्या मिला क्या मिला 2/4। अब देखो 2/4 को सरल करोगे तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 1/2, तो 2/4 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1/2, तो इस तरह मैंने 1/2 लिख लिया। अब मंझला कोष्टक भी हल हो गया, क्या बचा इधर बड़ा कोष्टक, मंझला कोष्टक हल होने के बाद बड़ा कोष्टक, इधर देखो क्या है ऋण 5/12 धन 2/3 बड़ा कोष्टक के अंतर्गत यही बचा। इसको हल करेंगे तीनों एक साथ, तीनों का लघुत्तम 12, इसको 12 बनाना है 4 से गुणा करेंगे तो इसको भी 4 से गुणा, 4 दूनी 8, इसको 12 बनाना है तो ये तो 12 बना बुना है तो 5 ही लिखेंगे, इसको 12 बनाना है तो 6 से 6 कम 6, 8 5 13, 13 में से 6 गया क्या 7, तो इस तरह 7/12 मिला। ठीक, इसको हल किया क्या मिला 7/12। अब बड़ा कोष्टक हल हो जाने के बाद देखो बाहर क्या बचा है, यहाँ कुछ चिन्ह नहीं माने गुणा, तो इसीलिए 7/12 इसको हल करने पर मिला और यहाँ गुणा का चिन्ह लगाएंगे, 6/7 ऋण 7/10 उतारेंगे। ठीक, अब देखो गुणा पहले करेंगे 7 7 कट गया, 6 कम 6, 6 दूनी 12, क्या मिला 1/2, इसको हल किए पूरा को क्या मिला 1/2। अब 1/2 7/10 के साथ घटाएंगे तो 10 लघुत्तम 7, और इसको 10 बनाना है तो 5 से गुणा, तो 5 एक कम 5, 7 में से 5 गया 2, 10 हल करो 2 एक कम 2, 5 6 1/5, यही क्या है इस प्रश्न का आंसर है। देखो कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन डी, यही इसका राइट आंसर है। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं, 11 से कम सभी भाज्य एवं अभाज्य संख्याओं का योग करना है। तो 11 से कम यानी कि छोटे, 11 से छोटी संख्या भाज्य संख्याएं एवं योग करना है। तो 11 से सब छोटी भाज्य संख्या क्या क्या है, 10 9 8 6 4, ये क्या है 11 से छोटी भाज्य संख्याएं हैं। अब इनका योग करो तो क्या मिलेगा 37। 11 से कम यानी छोटे अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है, तो 2 3 5 7, इनका योग करो 20। अब भाज्य संख्या का योगफल 37 है, अभाज्य का 20, दोनों को जोड़ दो 57। तो यही क्या है इस प्रश्न का आंसर है। ठीक, तो इस तरह से ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते। तो आज का यह बेहतरीन 22 प्रश्नों का संकलन आप लोगों को कैसा लगा
उसे कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो को एक लाइक करना मत भूलिए। अब जो बच्चे आपके दोस्त लोग अगर जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे तो उन तक यह वीडियो अवश्य शेयर कीजिए, ठीक है। और पूरा वीडियो देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।